बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 17 इक़्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 18 मुलाहिज़ा फरमाएं। समीना के हल्क से कपकपाती हुई आवाज़ निकली। खौफ की शिद्दत से वो होले होले कांप रही थी। शारक के गिर्द उसकी बाहों की गिरफ्त कुछ और भी मजबूत हो गई। शारक के दिन पर अतारी नींद का खुमार गायब हो चुका था। समीना उससे लिपटी ही जा रही थी। उसने अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश नहीं की। समीना के गुदाज बोझ ने उसके पूरे जिस्म में सनसनी सी कैफियत तारी कर दी थी। बाहर से शोर की आवाज बदस्तूर सुनाई दे रही थी। किसी के बार बार गेट से टकराने की आवाज आ रही थी, जैसे दो आदमी गुथम गुथा हों और गेट से टकरा रहे हों। मैंने इसे पकड़ लिया है, जल्दी आओ, भागो। एक चीखती हुई आवाज गेट के करीब से उभरी। समीना चीखकर शारक में समाज जाने की कोशिश करने लगी। शारक ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अपनी आवाज काबू में रखो, इतनी खौफजदा क्यों हो? शारक के मुंह से सरगोशी निकली। पुलिस, वो आ गए। समीना अकलाई। पागल हो गई हो? शारक ने उसे ओले से डांट दिया। अपनी आवाज काबू में रखो, मैं देखता हूँ क्या मामला है। नहीं, बाहर मत जाना, दरवाजा मत खोलना, समीना बोली। शारक ने बड़ी मुश्किल से उसे अपने आप से अलग किया और उठकर दबे कदमों चलता हुआ खिड़की के करीब आ गया। उसने कुर्सी उठाकर खिड़की के करीब रख ली और ऊपर चढ़कर जरा सा पर्दा सिरकाकर खिड़की के सबसे ऊपर वाले शीशे से बाहर झांकने लगा। गली में स्ट्रीट लैंप की रोशनी थी और 7-8 आदमी नजर आ रहे थे, जिन्होंने एक आदमी को पकड़ रखा था। उस आदमी की पिटाई की जा रही थी। उसका एक साथी और भी था। एक आदमी की आवाज सुनाई दी। उसे मैंने उस तरफ भागते हुए देखा है, उसे कोतवाल ले चलो। पुलिस वाले इसे दूसरे साथी का पता भी मालूम कर लेंगे, एक और आवाज ने कहा। कुछ गया तो नहीं? किसी तीसरी आवाज ने पूछा। नहीं, बर वक्त आंख खुल गई थी, हमारे शोर मचाने पर ये भाग निकले, पहली आवाज ने कहा। चल लोए, चोर दिया पुतरा। एक आदमी ने पकड़े गए शख्स को थप्पड़ मार दिया। वो लोग उसे मारते पीटते हुए वहां से ले गए। शारक को उनकी बातों से समझने में देर न लगी कि दो चोर किसी घर में घुस गए थे, लेकिन अहले खाना बर वक्त जाग गए। उनके शोर मचाने पर चोर भाग निकले, लेकिन शोर मचाने पर मोहल्ले के कुछ लोग भी जाग गए थे, जिन्होंने ताकुब करके एक चोर को पकड़ लिया था, जबकि दूसरा भाग निकलने में कामयाब हो गया था। शारक ने खिड़की का पर्दा बराबर कर दिया और कुर्सी से उतरकर समीना के करीब आ गया। वो अभी तक दरी पर बैठी होले होले कांप रही थी। किसी घर में चोर घुस आए थे। शारक ने उसके करीब बैठते हुए कहा। एक भाग गया और दूसरे को पकड़कर थाने ले गए। मैं समझी थी पुलिस आ गई, समीना ने कहा। उसके लहजे में खौफ अब भी नुमायां था। पुलिस यहाँ नहीं पहुंच सकती, शारक ने कहा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। पुलिस क़यामत तक सलमान के कातिल का सुराग नहीं लगा सकती, लेकिन तुम अगर इसी तरह बात बात पर बदहवास होती रही तो फिर ये राज नहीं रह सकेगा। लेकिन मुझे डर लगता है, समीना ने कहा। डरने की कोई बात नहीं। शारक ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। समीना ने मुजाहमत नहीं की, वो उसकी आगोश में सिमट गई। उसका जिस्म अब भी होले होले कांप रहा था। शारक उसकी पीठ सहलाने लगा। समीना का खौफ बदतदरीज ज़ायल होता चला गया और अब वो एक अजीब सी कैफियत महसूस करने लगी थी। ज़हन पर खुमार सा तारी होने लगा था। दीवारगीर कलाक ने 4 बजने का ऐलान किया। घड़ी की टन टन की आवाज़ सुनकर वो जैसे होश में आ गई। उसने अपने आप को शारक की गिरफ्त से निकाला और उठकर दौड़ती हुई अपने पलंग पर जा गिरी। शारक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। उसे यूं लगा था जैसे उसका कोई हसीन ख्वाब टूट गया हो। उसने समीना के पलंग की तरफ देखा और ठंडी सांस भरता हुआ दरी पर लेट गया। तकिए को सर के नीचे रखने की बजाय अपने सीने से लिपटा लिया और आंखें बंद करके हसीन तसव्वुरात में खो गया। सुबह जब शारक की आंख खुली तो 8 बज चुके थे। उसने आंखें मलते हुए इधर उधर देखा। समीना अपने बिस्तर पर सो रही थी। वो एक झटके से उठ गया। समीना को 7:30 बजे कॉलेज जाना था और वो अभी तक सो रही थी। शायद रात को देर तक जागने की वजह से सुबह जल्दी उसकी आंख नहीं खुल सकी थी। वो दरी से उठकर समीना के पलंग के करीब आ गया। समीना, उसने ओले से पुकारा। समीना उठो, 8 बज चुके हैं। उसने झुककर समीना को हिलाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा। उसके साथ ही वो चौंक गया। उसने हाथ समीना के कंधे से उठाकर पेशानी पर रख दिया। समीना तेज बुखार में फनक रही थी। समीना, आंखें खोलो। वो उसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगा। समीना ने किसमसाकर आंखें खोल दी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। तुम्हें तेज बुखार हो रहा है समीना? शारक उसकी पेशानी पर हाथ फेरने लगा। टाइम क्या हुआ है? समीना के मुंह से करासी निकली। 8 बज चुके हैं, शारक ने बताया। ओह, मुझे कॉलेज से देर हो रही है, समीना कहते हुए उठने की कोशिश करने लगी। नहीं,
نہیں، تمہیں تیز بخار ہو رہا ہے، تم آج کالج نہیں جا سکو گی۔ شارق نے اسے باؤں سے پکڑ کر دوبارہ بستر پر لٹا دیا۔ آرام سے لیٹی رہو، میں تمہارے لیے چائے بناتا ہوں، کچھ پی لو تو میں کسی ڈاکٹر کو لے آؤں گا۔ ڈاکٹر کو لانے کی ضرورت نہیں، سمینا نے کہا، میز کی دراز میں گولیاں رکھی ہوئی ہیں، گولی کھا لوں گی، بخار اتر جائے گا۔ شارق نے باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا اور کچن میں آ کر چائے بنانے لگا۔ چائے کے ساتھ وہ بسکٹ کا ڈبہ بھی اٹھا لایا تھا۔ اس نے سارا دے کر سمینا کو بستر پر بٹھا دیا۔ ایک دو بسکٹ کھلانے کے بعد اس نے سمینا کو پونسٹان کی 2 گولیاں کھلا دی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی کہ سمینا کو بخار خوف کی وجہ سے ہوا تھا۔ ایک تو کل سلمان والا واقعہ اور پھر رات کو گلی میں چوروں کا ہنگامہ۔ سمینا ڈر گئی تھی اور یہ بخار اسی ڈر اور خوف کا نتیجہ تھا۔ سمینا کا خیال درست نکلا۔ 10 بجے کے لگ بھگ اس کا بخار کم ہونا شروع ہو گیا، لیکن شارق نے اسے بستر سے اٹھنے نہیں دیا۔ دوپہر کے لیے کھانا بھی وہ ہوٹل سے لے کر آ گیا تھا۔ شام 5 بجے کے لگ بھگ سمینا کا بخار بالکل اتر گیا۔ وہ اگرچہ کمزوری محسوس کر رہی تھی، لیکن اٹھ کر کام کاج کرنے میں مصروف ہو گئی۔ سمینا جب گھر پر ہوتی تو پڑوس میں سے کوئی نہ کوئی عورت ضرور آ جایا کرتی تھی، لیکن اس روز پڑوس کی کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ ویسے بھی سمینا نے محسوس کیا تھا کہ جس دن سے پولیس کا چکر چلا تھا، اس روز سے اس کے گھر میں پڑوس کی عورتوں کی آمد و رفت کم ہو گئی تھی۔ سمینا نے یہ بات بھی نوٹ کی تھی کہ جب وہ گھر سے نکلتی تھی تو محلے کی کوئی عورت مل بھی جاتی تو وہ اس سے کترا کر نکل جانے کی کوشش کرتی۔ شام 6 بجے کے لگ بھگ شارق گھر پر ہی تھا۔ سمینا تھوڑی دیر کے لیے گورایا صاحب کے گھر چلی گئی۔ اس وقت گورایا گھر میں نہیں تھا، البتہ پڑوس کی ایک اور عورت اس کی بیوی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ چلا تھا آج تم گھر پر ہی ہو، میں نے کئی مرتبہ تمہارے ہاں آنے کو سوچا مگر گھر سے نکلنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ کیسی ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ مسز گورایا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بخار ہو گیا تھا آنٹی، سمینا نے جواب دیا، کالج بھی نہیں جا سکی۔ تمہارا یہ کزن سنا تھا ایک دن کے لیے آیا تھا، لیکن وہ کئی روز سے یہاں ہے، دوسری پڑوسن نے کہا۔ آنٹی ان کا صابن کا بزنس ہے، یہاں وہ جس فیکٹری سے مال منگواتے تھے اس کے ساتھ حساب کتاب میں گڑبڑ تھی، جس کی وجہ سے انہیں رکنا پڑا، شاید 1-2 دن اور رہیں گے، سمینا نے جواب دیا۔ وہ پڑوسن کچھ دیر اور بیٹھی رہی۔ اسی دوران اس نے ایک ایسا جملہ کہا تھا جس کے الفاظ سمینا کو نشتر کی طرح چبھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی کہ ان لوگوں کو شارق کا یہاں رہنا پسند نہیں تھا۔ سمینا اس مکان میں تقریباً 2 سال سے رہ رہی تھی۔ اسی دوران کبھی کبھار اس کا چھوٹا بھائی لاہور سے آ جایا کرتا تھا۔ 2 سال میں 2 یا 3 مرتبہ اس کے والد بھی آئے تھے۔ اس کے گھر آنے والے صرف یہی 2 مرد تھے جنہیں محلے والے اچھی طرح جانتے تھے۔ محلے والے بھی ان دونوں سے بڑے خلوص اور اخلاق سے ملتے تھے۔ اس کے والد جب بھی یہاں آتے تھے محلے کے 2-3 گھروں میں ان کی دعوت ضرور ہوتی تھی، لیکن شارق کے آنے کے بعد صورتحال کچھ بدل سی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پولیس کا چکر بھی چل نکلا تھا اور محلے والے اس سے کچھ کھنچے سے رہنے لگے تھے۔ پڑوسن کی اسے ایک بات پر تو اس نے محلے والوں کی ناراضگی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر گھر واپس آ گئی۔ پڑوسنوں کی اس طرز عمل سے سمینا کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے دل میں خوف سا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کے دل میں ایک چور سا تھا۔ وہ محلے والوں کی نظروں میں گرتی جا رہی تھی اور اس کی وجہ شارق تھا۔ شارق کے آنے سے پہلے یہ صورتحال نہیں تھی۔ اس رات نہ شارق اس کے گھر میں آتا اور نہ یہ سارا چکر چلتا۔ اب تو اس چکر میں اس طرح پھنس گئی تھی کہ نکلنے کا کوئی راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ اب شارق کے جرم میں برابر کی شریک تھی۔ سلمان ایڈوکیٹ کے قتل میں بھی اس کا ہاتھ تھا۔ 8 بجے کے لگ بھگ شارق گھر سے چلا گیا تو سمینا سوچنے لگی کہ کیوں نہ وہ یہ گھر تبدیل کر لے، لیکن اس کے خیال میں ایسا کرنا بیکار تھا۔ وہ کہیں بھی چلی جائے شارق اسے ڈھونڈ ہی نکالے گا۔ وہ نوکری چھوڑ کر چلی جائے شارق پھر بھی اسے تلاش کر ہی لے گا۔ شارق گھر سے نکلنے کے بعد سیدھا منروا سینما کے پل پر پہنچا۔ صادق حسب معمول ہوٹل کی مخصوص میز پر بیٹھا اپنا بزنس شروع کر چکا تھا۔ وہ شارق کو دیکھتے ہی بولا، کہاں غائب ہو گئے تھے شارق بہو؟ کچھ پتہ ہے لاہور میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ شارق نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ چھانگا کو گولی لگی ہے، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ کل رات اس کا بندہ آیا تھا، وہ مرنے سے پہلے تم سے ملنا چاہتا ہے، صادق نے جواب دیا۔ کیا ہوا؟ گولی کیسے لگی؟ شارق نے پوچھا۔ کیا پولیس؟ نہیں، صادق نے اس کی بات کاٹ دی۔ چھانگا اور جیرے میں کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، جیرے نے اس پر گولی چلا دی۔ جواب میں چھانگا نے بھی جیرے پر گولی چلا دی۔ جیرا تو مر گیا مگر چھانگا ابھی تک زندہ ہے۔ بات پولیس تک نہیں پہنچی، جیرے کی لاش غائب کر دی گئی تھی۔ جیرا؟ شارق اچھل پڑا، وہ تو چھانگا کا سب سے زیادہ قابل اعتماد آدمی تھا، ان میں جھگڑا کیسے ہو گیا؟ یہ کاروبار ایسا گندا ہے شارق باؤ، صادق نے کہا۔ اس کاروبار میں تو باپ اور بیٹے کو بھی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوتا۔ تم ایسا کرو، فوراً ہی لاہور چلے جاؤ،
ٹھیک ہے میں آج ہی رات چلا جاتا ہوں، شارق نے جواب دیا۔ وہ صادق کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھا، چائے کا ایک کپ پیا۔ اسی دوران وہ صادق سے مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن صادق کو زیادہ تفصیل معلوم نہیں تھی کہ چھانگا اور جیرے کے درمیان جھگڑا کس بات پر ہوا تھا۔ وہ سیدھا گھر پہنچا، اس وقت 9:45 بجے تھے۔ سمینہ میز کے سامنے کرسی پر بیٹھی کچھ کاغذات درست کر رہی تھی۔ دروازہ کھولنے کے بعد پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شارق آتے ہی اپنے بکھرے ہوئے کپڑے سمیٹنے لگا۔ سمینہ کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے کپڑے سمیٹتے دیکھ کر سمینہ کے دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو گئی، لیکن شارق سے کچھ پوچھا نہیں، انجان بنی بیٹھی۔ سمینہ، شارق نے اس کے قریب آ کر کہا، میں لاہور جا رہا ہوں، چند روز بعد واپس آؤں گا، میرا انتظار کرو گی نا؟ انتظار؟ سمینہ کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، شارق نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، میں اور تم ایک ایسے راز سے وابستہ ہیں جس کا کھل جانا ہم دونوں کی موت کا باعث بن سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اپنی زبان پر قابو رکھو گی۔ سمینہ جواب دینے کی بجائے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ شارق نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ معاملہ اگر اہم نہ ہوتا تو میں تمہیں اس طرح اکیلا چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ شارق بریف کے سنبھالے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سمینہ اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ شارق نے دروازے کے قریب رک کر اس کی طرف دیکھا اور باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی سمینہ کچھ دیر تک اپنی جگہ پر ہی بیٹھی رہی۔ پھر اس نے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور کمرے میں آ کر بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا دل بھر آیا، برداشت کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سمینہ کے خیال میں اپنی بربادی کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ اس روز شارق کے جانے کے بعد اگر وہ پولیس کو سب کچھ بتا دیتی تو اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن شارق کی یہ معصومیت اسے لے ڈوبی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ قاتل ہے اور وہ اس کے سامنے جھک گئی تھی اور اب اس سزا میں پھنس گئی تھی۔ شارق کو گھر سے نکل کر دوسری گلی میں مڑتے ہی رکشہ مل گیا۔ بائی دی جھگی میں لاری کے اڈے کے سامنے رکشے سے اترتے ہی کئی ہاکروں نے اسے گھیر لیا۔ کوئی پشاور کی آواز لگا رہا تھا، کوئی جنگ کی، کوئی سرگودا کی، کوئی لاہور کی اور کوئی سیالکوٹ کی۔ پنجاب میں بسوں پر سفر کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، 24 گھنٹے ہر شہر کے لیے ہر وقت ٹرانسپورٹ دستیاب تھی۔ شارق اس ہاکر کے ساتھ چل پڑا جو لاہور کی آواز لگا رہا تھا۔ لاہور کے لیے روانگی کے لیے کئی بسیں تیار تھی۔ ہاکر اسے تیسری قطار میں بس کے قریب لے آیا، جہاں بس کے قریب ہی ایک چھوٹی سی میز کے ساتھ کرسی بچھائے بکنگ کلرک بیٹھا ہوا تھا۔ شارق نے ٹکٹ خریدا اور بس میں سوار ہو گیا۔ 1:30 بجے کے قریب بادشاہی مسجد والے موڑ پر وہ بس سے اترا۔ اسے رکشہ ملنے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگی، لیکن جب وہ متنگ پہنچا تو 3 بج چکے تھے۔ چھانگے کے اڈے پر صرف 2 آدمی تھے۔ چھانگا کہاں ہے؟ اس کی حالت کیسی ہے؟ شارق نے رفیق نامی آدمی سے پوچھا۔ چھانگا یہاں تو نہیں ہے شارق بابو، رفیق نے جواب دیا، وہ ماسی میرا کے گھر پر ہے، اس کی حالت اچھی نہیں ہے، چلو میں تمہیں چھوڑ آؤں، وہ جب بھی ہوش میں آتا ہے تمہارے بارے میں ہی پوچھتا ہے۔ چلو، شارق نے بریف کیس ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے کہا۔ وہ طویلے سے نکل کر ایک طویل چکر کاٹتے ہوئے پچھلی طرف آ گئے اور مختلف گلیوں میں گھومتے ہوئے ایک مکان کے سامنے رک گئے۔ یہ وہی مکان تھا جہاں اڈے پر حملے والی رات خفیہ راستے سے فرار ہو کر انہوں نے پناہ لی تھی۔ دستک کے جواب میں دروازہ کھلنے میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے، جس کا مطلب تھا کہ مکین جاگ رہے تھے۔ کیا بات ہے فیکے، تم کیوں آئے ہو؟ دروازہ کھولنے والے نے پوچھا۔ شارق بابو آیا ہے، میں نے سوچا اس کو بھی ابھی پہنچا دوں، فیکے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے اندر آ جاؤ، مگر اپنا منہ بند ہی رکھنا، چھانگا بھی تھوڑی دیر پہلے ہی سویا ہے، ساری رات جاگ کر گزاری ہے، اس نے بڑی تکلیف میں۔ اس شخص نے کہا۔ کیسا حال ہے؟ شارق نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس نے دروازہ کھولنے والے کو پہچان دیا تھا، وہ گاما تھا جو بظاہر تانگا چلاتا تھا مگر چھانگے کا ایجنٹ تھا اور ہیروئن کے ساتھ اسلحے کے گاہک بھی تلاش کیا کرتا تھا۔ اس کی حالت اچھی نہیں ہے شارق بابو، ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا ہے، گامے نے جواب دیا۔ گولی کل سے اس کے پھیپھڑے میں پھنسی ہوئی ہے۔ پھیپھڑے میں؟ شارق کے لہجے میں حیرت تھی۔ اسے ہاسپٹل کیوں نہیں لے گئے؟ چھانگے کو ہاسپٹل لے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ اس وقت اندر ہوتے، گامے نے جواب دیا۔ ہم لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے شارق بہو، چوری چھپے جیتے ہیں اور چوری چھپے مر جاتے ہیں یا پولیس کے ہاتھوں اگلے جان پہنچا دیے جاتے ہیں۔ وہ ایک کمرے کے دروازے پر آ گئے، دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ گاما نے انگلی ہونٹوں پر رکھ کر شارق کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے چارپائی پر چھانگا سو رہا تھا یا بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے جسم پر قمیض نہیں تھی، پیٹ اور سینے پر چوڑی پٹی بندھی ہوئی تھی جس کا کچھ حصہ خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ ایک آدمی چارپائی کے قریب کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، دوسری خالی پڑی ہوئی تھی۔ وہ آدمی شارق کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، اس نے بھی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر شارق کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ شارق خاموشی سے خالی کرسی پر بیٹھ گیا اور چھانگا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے زخم سے غالباً خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا، چہرہ بالکل زرد تھا۔ شارق کو وہاں بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ گاما نے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر گامے کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہاں چارپائی پر ایک آدمی سویا ہوا تھا
गामे ने उसे झुंझोड़ कर जगा दिया। जा ओए, चाय बना के ला, शारक बाबू आया है, गामे ने कहा। मासी को जगा देते, तुम्हें पता है मैं अभी थोड़ी देर पहले ही तो सोया था। वो आदमी बुड़बुड़ाता हुआ कमरे से निकल गया। उस कमरे में 2 कुर्सियां भी पड़ी हुई थी। शारिक ने अपना ब्रीफ केस आतिशदान के कार्नस पर रख दिया और एक कुर्सी पर बैठ गया। ये सब कुछ कैसे हो गया गामे? शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। क्या जीरे के साथ झगड़ा इतना ही संगीन हुआ था कि दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां चला दी? हाँ शारक बाबू, कुछ ऐसा ही मामला था, गामे ने जवाब दिया। मगर इन दोनों में झगड़ा हुआ कैसे? छांगा तो जीरे को अपने बेटे की तरह समझता था, शारिक ने कहा। छांगा वाकई उसे अपना बेटा समझता था। उसने हमेशा जीरे पर एतमाद किया था। सारा माल और लाखों रुपए की रकम उसके कब्जे में रहती थी और कभी एक पाई का हेर फेर भी उसने नहीं किया था। लेकिन परसों छांगे को पता चला कि उसके खुफिया ठिकाने से 20 किलोमीटर हीरोइन गायब है। उस खुफिया ठिकाने के बारे में छांगे के अलावा सिर्फ तुम्हें मालूम है या जीरे को। छांगे ने उस हीरोइन के बारे में जीरे से पूछा तो वो साफ मुकर गया और कहा कि हीरोइन शारक बाबू ने गायब की होगी। इस जवाब पर उनमें बात बढ़ गई क्योंकि छांगे ने एक दिन पहले ही नया माल मंगवा कर रखा था और तुम कई दिन पहले कहीं चले गए थे। जीरे को यह पता नहीं था कि तुम कहीं गए हुए हो और माल भी एक दिन पहले ही आया था। जब बात बढ़ गई तो जीरे ने छांगा को धमकी दी कि वो इस मामले को ज्यादा ना बढ़ाए वरना वो पुलिस को बता देगा कि डीएसपी को किसने अगवा किया था और उसे कहां रखा गया था और कत्ल किसने किया था। उसकी ये धमकी सुनकर छांगा उस वक्त तो खामोश हो गया, मगर कल उसने जीरे को फिर पकड़ लिया। उन दोनों में गर्मी आ गई। छांगे ने पिस्तौल निकालकर उसे धमकी दी कि अगर माल वापस ना किया तो वो उसे गोली मार देगा। वो तो शायद महज धमकी दे रहा था, मगर जीरे ने पिस्तौल निकालकर गोली चला दी जो छांगे के पेट में लगी। छांगे ने भी गोली चला दी। जीरे की खोपड़ी उड़ गई और वो उसी वक्त खत्म हो गया। हमने उसकी लाश गायब कर दी और जख्मी छांगा को यहाँ ले आए। मैं खुद जाकर डॉक्टर अनवर को ले आया था। ऐसे मौकों पर वही काम आता है। उसने छांगे को हॉस्पिटल ले जाने को कहा क्योंकि ऑपरेशन के बगैर फेफड़े में फंसी हुई गोली तो नहीं निकाली जा सकती थी। छांगा उस वक्त होश में था। उसने मना कर दिया कि उसे हॉस्पिटल ना ले जाया जाए। अब डॉक्टर उसका इलाज कर तो रहा था, मगर आज तो उसने भी कह दिया है कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। अगर चंद घंटे भी निकाल ले तो गनीमत समझना। छांगा जब भी होश में आता है तो तुम्हें बड़ा याद करता है। हमें पता ही नहीं था कि तुम हो कहाँ। कल एक मर्तबा जब होश में आया तो उसने कहा कि तुम सादिक के पास फैसलाबाद गए हुए हो। मैंने कल रात ही एक बंदे को फैसलाबाद भेज दिया था। अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे आज रात 9 बजे पैगाम मिला था, शारिक ने जवाब दिया। वो मजीद कुछ कहना चाहता था कि वो आदमी चाय लेकर आ गया। शारिक उसे देखकर खामोश हो गया। जा तू बरांडे में जाकर सो जा, यहाँ शारिक बाबू थोड़ी देर आराम करेगा, थका हुआ आया है। गामे ने उसे चाय लेते हुए कहा। यहाँ की सूरत-ए-हाल क्या है? शारिक ने उस आदमी के जाने के बाद पूछा। उसने गामे के हाथ से चाय का एक कप ले लिया था। यहाँ तो बड़ी गड़बड़ है, गामे ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। लाहौर की सारी ड्रग माफिया बरादरी को पता चल गया कि छांगा करीब अल मरग है। अभी से साजिशें शुरू हो गई हैं। कैसी साजिशें? शारिक ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। मार्केट पर कब्जा करने की साजिशें, गामे ने जवाब दिया। शेरे पहलवान को तो तुमने इस बिजनेस से आउट ही किया था। उसका सबसे ज्यादा फायदा छांगे ने उठाया था। छांगा इस वक्त लाहौर की सबसे बड़ी पार्टी है। लोगों को इसकी मौत का यकीन हो चुका है। मार्केट पर कब्जा करने की साजिशें शुरू हो गई हैं। माजा गुज्जर सबसे ज्यादा सरगर्म है। वो अभी से छोटे बे व्यापारियों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। मगर माजा गुज्जर तो छांगे का बहुत गहरा दोस्त है, शारिक ने कहा। और इस कारोबार में कोई दोस्ती कोई रिश्ता विश्ता नहीं होता शारिक बाबू, गामे ने कहा। सब एक दूसरे की ताक में रहते हैं। छांगे की आंखें बंद होते ही देखना कि यहाँ होता क्या है। क्या पुलिस को अभी तक छांगे और जीरे के बारे में पता नहीं चल सका? शारिक ने पूछा। सबको पता है, लेकिन ऐसे मौके पर पुलिस खामोशी रहती है। छांगा के मरने के बाद पुलिस तुमसे मामला तय करने की कोशिश करेगी, गामे ने कहा। मुझसे? शारिक ने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ तुमसे, गामा बोला। पहले लोगों का ख्याल था कि छांगे के बाद जीरा उसका जानशीन होगा, लेकिन जब से तुम आए हो लोग समझने लगे हैं कि छांगा की गद्दी तुम ही संभालोगे, क्योंकि हर जगह तुम्हें छांगा के साथ देखा जा रहा है। और अब छांगा के हाथों जीरे के कत्ल के बाद तो लोगों को यकीन हो गया है और सुना है कि कुछ लोग तुम्हें तलाश भी कर रहे हैं ताकि तुमसे कोई बातचीत की जा सके। क्या छांगा ने कभी तुमसे इस किस्म की कोई बात की है? शारिक ने पूछा। आज शाम को उसने मेरी और नियामत की मौजूदगी में कहा था कि उसके बाद हम लोग शारिक की बात माना करेंगे, गामे ने बताया। शारिक दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। वो अच्छी तरह जानता था कि ड्रग माफिया में जितने भी बड़े बेव्यापारी थे उन्हें डॉन की हैसियत हासिल थी। ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ड्रग के साइंटिफिक असूलों से वाकिफ नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुंशियात और असले की खरीदो फरोख्त के अपने तरीके अपना रखे थे जिनमें वो कामयाब भी थे। तुम थोड़ी देर आराम कर लो शारिक बाबू, गामे ने कुर्सी से उठते हुए कहा। मैं छांगा वाले कमरे में जाकर बैठता हूँ। अगर वो होश में आ गया तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। ठीक है, मैं वाकई बड़ी थकन महसूस कर रहा हूँ, शारिक बोला। गामा के जाने के बाद शारिक चारपाई पर लेट गया। वो कुछ देर तक छांगा और मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में सोचता रहा। फिर
फिर नींद से उसकी आंखें भी बंद होने लगी। सुबह 7 बजे गामे ने उसे झुंझोड़ कर जगा दिया। जल्दी करो शारक बाबू, वो कह रहा था, छांगा होश में आ गया है, वो तुम्हें बार बार बुला रहा है। शारक चारपाई से उतरकर नंगे पैर चलता हुआ गामे के साथ छांगा वाले कमरे में आ गया। छांगा चारपाई पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। शारक को देखकर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शारक कुर्सी घसीट कर उसके करीब बैठ गया। कैसे हो? शारक ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा। ये सब कुछ कैसे हो गया? यही बताने के लिए तुम्हें बुलाया है, छांगे ने कमजोर सी आवाज में कहा। फिर गामे और दूसरे आदमी से बाहर जाने को कहा। उनके जाने के बाद शारक ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया और दोबारा कुर्सी पर आकर बैठ गया। छांगा चलन में उसकी तरफ देखता रहा, फिर कमजोर सी आवाज में कहने लगा, मेरे खिलाफ में साजिश में माजा गुज्जर का हाथ है। माजा गुज्जर? शारक ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो तो तुम उसे नहीं जानते। छांगे ने उसकी बात काट दी। जीरा मुझसे नाराज था क्योंकि मैं उसकी जगह तुम्हें अहमियत देने लगा था। माजा गुज्जर किसी ऐसे मौके की ताक में था। उसने जीरे के कान भरना शुरू कर दिए और मिलाकर जीरे को तोड़ने में कामयाब हो ही गया। जीरे ने पहले 20 किलो हीरोइन गायब की, फिर डीएसपी के कत्ल के हवाले से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उसने मुझे कत्ल करना चाहा मगर खुद मार गया। मैं भी थोड़ी देर का मेहमान हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरे बाद अब तुम्ही को ये सब कुछ संभालना है। मैंने गामा वगैरह से कह दिया है, ये लोग काबिल एतमाद आदमी हैं, लेकिन इन पर अंधा एतमाद भी नहीं किया जा सकता। माजा गुज्जर जैसे लोगों से होशियार रहना। ये यार मार किस्म के लोग हैं। लाहौर की ड्रग मार्केट पर कब्जा करने के लिए ये लोग तुम्हारे खिलाफ भी बड़े अजीबो गरीब खतकंडे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तुम पढ़े लिखे हो, ज़हीन हो और मुझे यकीन है कि तुम इन लोगों से निमट लोगे। तबीला आबाद रहना चाहिए बस। फिक्र मत करो छांगे। शारक ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़कर सहलाते हुए कहा, तुम ठीक हो जाओगे। जिस शख्स के फेफड़े में गोली अटकी हुई हो और ऑपरेशन भी ना हो सके, वो जिंदा कैसे रह सकता है? छांगे ने कहा और चंद लम्हों को खामोश होने के बाद बोला, मजार के तय खाने का रास्ता तुम्हें मालूम है, सब कुछ वहीं पर है, असला, हीरोइन और रकम भी। पिशावर की एक पार्टी से तुम वाकिफ हो चुके हो, उससे राब्ता रखना, वो तुम्हें माल सप्लाई करता रहेगा। तुमने छांगा का जानशीन बनकर ये साबित करना है कि किसी से कमजोर नहीं हो तुम। थोड़ी देर बाद गामा वगैरह को भी अंदर बुला लिया गया। छांगे ने उनसे वादा लिया कि वो शारक बाऊ के अहकामात की तामील करेंगे। उसी दोपहर छांगा मर गया और शाम को उसे खामोशी से दफन कर दिया गया। उसके जनाजे में सिर्फ चंद आदमी शरीक थे, जिनमें माजा गुज्जर भी शामिल था। छांगा की तदफीन के दूसरे ही दिन सरगर्मियां शुरू हो गई। उस सिलसिले में माजा गुज्जर ने सबसे पहले शारक से मुलाकात की थी। शारक बाऊ मुझसे कह रहा था, छांगा अब नहीं रहा, कारोबार अब तुम्हारे हाथ में है और मैं तुम्हारे पास एक तजवीज लेकर आया हूँ। अभी तो छांगे की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी होगी, बेहतर होगा कि 2-4 दिन इंतजार तो कर लिया जाए, कम अज कम सोएम तक। शारक ने कहा, भाई इस बिजनेस में मरने वाले को फौरन ही बुला दिया जाता है। सोएम, 10वां, चैलम, ये सब शुराफा की रस्में हैं। हम जैसे लोगों को कौन याद रखता है? हमारे लिए तो कहा जाता है कि मर गए, ना दरूद ना फातिहा, मर गया मरदूद। वैसे ठीक है, तुम छांगा का सोएम कर लो, उसके बाद बात होगी। वैसे एक बात याद रखना, मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आया था। माजे गुज्जर ने कहा, ठीक है, याद रखूंगा। शारक ने जवाब दिया। उसी रात बुक्के ने भी शारक से मुलाकात की थी। नाम तो उसका बरकत अली था, मगर वो बुक्का के नाम से मशहूर था। शायदरा का पूरा इलाका उसके कंट्रोल में था। वो अपने इलाके का सबसे ताकतवर आदमी था। उसने आज तक किसी और के कदम वहां जमने नहीं दिए थे। हीरोइन के साथ असले का बिजनेस भी करता था। हीरोइन तो कभी कभार वो किसी और से भी ले लिया करता था, लेकिन असला वो हमेशा छांगा से खरीदा करता था। शारक बाऊ, उसने कहा, तुम जानते हो कि मैं छांगा का सबसे पुराना गाहक हूँ। मैंने हमेशा छांगा का साथ दिया है, अपने इलाके में किसी और का माल कभी नहीं बिकने दिया। अब छांगा की गद्दी तुमने संभाल ली है, हमारा ख्याल रखना। मुझे पता चला है कि माजे गुज्जर किसी और को मेरे इलाके में उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी और को वहां कदम जमाने का मौका मिल गया तो वहां छांगे का कारोबार खत्म हो जाएगा। मैं 1-2 दिन बाद तुमसे बात करूंगा, शारक ने कहा। बुक्के के बाद 1-2 और आदमियों ने भी शारक से मुलाकात की थी। ये सब अपने इलाके के डॉन समझे जाते थे। उन लोगों से मुलाकातों के बाद शाहरुख को एहसास हुआ कि छांगा लाहौर की ड्रग माफिया की किस कदर अहम शख्सियत थी। सिर्फ लाहौर ही नहीं, बैरूनी इलाकों के लोग भी उसके हलके में शामिल थे और उन सब ने शाहरुख को बिला एतराज छांगा का जानशीन तस्लीम कर लिया था और हर शख्स ने अपने ताउन का यकीन दिलाया था। लेकिन शाहरुख फौरी तौर पर कोई फैसला नहीं करना चाहता था। वो मामलात को फिलहाल जूं का तूं रखना चाहता था। सूरत-ए-हाल का पूरी तरह जायजा लेने के बाद ही वो कोई फैसला करता। उन लोगों से मुलाकात से शारक को अपनी अहमियत का एहसास भी हो गया था, इसलिए वो जल्दबाजी से काम लेकर कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहता था जो उसकी बिसात पलट दे। उन लोगों में कुछ ऐसे भी थे जो छांगा का नाम खत्म करना चाहते थे। माजा गुज्जर के बारे में छांगा मरने से पहले खुद ही उसे बता चुका था। वो दोस्ती की आड़ में उसकी जड़ें काटता रहा और उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। उसने जीरे को उसके गिरोह से काटा था
और शारिक के ख्याल में छांगे की मौत की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। 3 दिन बाद शारिक ने अमली कदम उठाने का फैसला कर लिया। उस रात 2 बजे के लगभग खामोशी से मीदार वाले तहखाने में वो दाखिल हुआ। वो तहखाने में मौजूद स्टॉक का जायजा लेना चाहता था। तकरीबन 1 घंटे तक तहखाने में रहा। उस तहखाने में तकरीबन 2.5 मन हीरोइन के अलावा बड़ी मिकदार में असला भी मौजूद था, जिसमें रिवाल्वर, पिस्तौल, कलाशनकोव और दीगर ऑटोमेटिक राइफलें और हजारों की तादाद में मुख्तलिफ कैलिबर की गोलियां शामिल थी। उन चीजों के अलावा लाखों रुपए नकदी की सूरत में भी मौजूद थे। शारिक के ख्याल में इस तहखाने में करोड़ों का माल था और वो इसका वाहिद मालिक था। वो इंतकाम के जज्बे के तहत इस गिरोह में शामिल हुआ था। उसने शेर पहलवान के गिरोह का खात्मा कर दिया था। अब कोई शेर पहलवान का नाम भी नहीं जानता था और वो खुद भी इस दलदल में इतना आगे जा चुका था कि अब वापसी मुमकिन नहीं रही थी। कम अज कम 2 कत्ल उसके हिसाब में लिखे जा चुके थे। ये वो 2 आदमी थे जिन्हें उसने अपने हाथों से मौत के घाट उतारा था। जो लोग हिरवन के इस्तेमाल से मफलूज हो रहे थे और एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रहे थे, वो इनके अलावा थे। एक मरतबा शारिक के ज़हन में ये बात भी आई थी कि वो ये सब कुछ तबाह कर दे, लेकिन फिर उसने इस ख्याल को ज़हन से निकाल दिया। इस तरह भी वो अपनी जान नहीं छुड़ा सकेगा। पुलिस उसे कभी चैन से नहीं बैठने देगी। वो जहां भी जाएगा वो लोग उसे ढूंढ ही निकालेंगे। छांगा के गिरोह में 3-4 आदमी ऐसे थे जो ज्यादा करीब थे, लेकिन गामा एक ऐसा आदमी था जिस पर शारिक भरोसा कर सकता था। उसे एक नायब की जरूरत थी और शारिक के ख्याल में उससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता था। गामा एक कमरे में सोया हुआ था। सुबह 4 बजे के करीब शारिक ने उसे जगाया। क्या बात है शारिक बाबू, खैर तो है ना? वो आंखें मलते हुए बोला। हाँ खैर ही है, तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। शारिक बोला। जरूरी बात? और वो भी इस वक्त? गामे ने इस तरह शारिक की तरफ देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। वो रात के आखिरी पहर उसे जगाकर कोई जरूरी बात करना चाहता था। हाँ, ऐसी बातों के लिए ऐसा ही वक्त मुनासिब होता है, शारिक ने कहा और फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। उस रोज तुमने बताया था कि माजा गुज्जर मार्केट पर कब्जा करने के लिए कोई मजमूम साजिश कर रहा है। हाँ ये तो दुरुस्त है, गामे ने कहा। उसने कुछ लोगों से राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। क्या मैं तुम पर एतमाद कर सकता हूँ गामे? शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। कैसी बात कर रहे हो शारिक बाबू? गामे ने कहा। तुम्हें छांगा ने अपना जानशीन बनाया है और उसकी हर बात मानना मेरा फर्ज है। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि छांगा के कत्ल में माजे गुज्जर का हाथ है। शारिक बोला। ये क्या कह रहे हो शारिक बाबू? गामे ने उसे घूरा। ये दुरुस्त है, शारिक ने कहा। मरने से पहले छांगे ने मुझे सब कुछ बता दिया था। माजे गुज्जर ने पहले जीरे को तोड़ा। उसका मंसूबा ये था कि जीरे को छांगा के खिलाफ उठाकर उनमें फूट डाल दे और मुमकिन हो तो छांगा को मरवा कर जीरे को इस गिरोह का सरबराह बना दे और फिर जीरे के जरिए छांगा के बिजनेस पर कब्जा जमा ले। लेकिन इस मंसूबे में वो कामयाब नहीं हो सका। छांगे के बाद जीरा भी मर गया। अब वो किसी और तरीके से अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगा। वो मुझसे भी मिला था और ये पेशकश की थी कि हम उसके साथ मिलकर काम करें। दूसरे लफ्ज में ये कहना चाहता था कि वो हमें अपने नीचे लगाना चाहता है, लेकिन मैंने उसकी ये तजवीज मुस्तरद कर दी। छांगा के मुझ पर बड़े एहसानात हैं। अगर वो मेरी पुष्पनाही ना करता तो आज मैं जेल में सड़ रहा होता। मैं छांगा की मौत को नहीं भुला सकता और मैं माजा गुज्जर को ऐसी सजा देना चाहता हूँ कि उसकी आने वाली नस्लें भी उसे भुला ना सके। फिक्र की कोई बात नहीं है शारिक बाबू, गामे ने कहा। अगर तुम कहो तो कल ही उसका किस्सा तमाम कर दें। नहीं, इस तरह नहीं, शारिक ने कहा। मैं उसे सिसका कर मारना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने एक तरकीब सोच ली है। वो क्या? गामे ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। ग्वाल मंडी में हमारा एजेंट कौन है? शारिक ने पूछा। मौलवी हमीद, गामे ने जवाब दिया। लेकिन वो दबा हुआ है। बाजे गुज्जर का आदमी वहां छाया हुआ है। उसके सामने मौलवी हमीद की हैसियत बहुत कमजोर है। उसे उस इलाके में उठाओ। शारिक ने कहा। आधी कीमत पर माल फरोख्त करे, गुज्जर का आदमी खुद ब खुद जाग की तरह बैठ जाएगा। लेकिन मौलवी हमीद के पास इतना पैसा तो नहीं है। आधी कीमत पर बेचने के लिए वो माल कहां से लाएगा? गामे ने कहा। माल उसे हम देंगे, उसकी तुम फिक्र मत करो। अपने किसी हरीफ को ज़ेर करने के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी पड़ती है, शारिक ने जवाब दिया। लेकिन हमारे पास माल कहाँ है शारिक बाबू? 1 हफ्ते से तो हमारे गाहक वापस जा चुके हैं। हम मौलवी हमीद को कहां से देंगे? माल बहुत है, शारिक ने कहा। मेरे साथ आओ, मैं तुम पर एतमाद कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि तुम मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाओगे। कैसी बात कर रहे हो शारिक बाबू? तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, गामा बोला। तो आओ मेरे साथ, शारिक कहते हुए उठ खड़ा हुआ। वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। इहाते के गेट के करीब 2 कोचवान अपने अपने तांगे तैयार कर रहे थे। शारिक गामा को लेकर बाजार में आ गए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। शारिक ने बहुत सोच समझकर गामा को अपना राजदार बनाया था। उसे एक काबिल एतमाद आदमी की जरूरत थी और उसके लिए उसने गामे का इंतखाब कर लिया था।